आइए खबरें शुरू करें। 24 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रीवा में एक समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के एक हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायत स्तर पर खरीद के लिए ई ग्राम स्वराज और जेम एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च किए गए। ये लॉन्चिंग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया दोनों को बढ़ावा देगी। इस मौके पर स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए गए। स्वामित्व योजना के तहत 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने का माइलस्टोन भी हासिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ही किसी स्थान पर किया जाता है। 2023 में देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के 30 साल पूरे हुए हैं। गौरतलब है कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों में पंचायतों के गठन का जिक्र किया गया है। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अनुच्छेद 40 के मुताबिक सरकार को गांव स्तर पर पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही स्वशासन के इकाई के तौर पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान करनी होंगी। स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मकसद गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कराना है। इससे संपत्ति का मौद्रीकरण यानी लोन लेने में सुविधा, संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद और गांव के स्तर पर व्यापक योजना बनाई जा सकेगी। सर्वोच्च अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जरूरी 30 दिनों के नोटिस पीरियड पर सवाल उठाया है। विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के लिए चल रही बहस के दौरान चर्चा में आया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। ऐसे में फंडामेंटल राइट्स के लिए 30 दिनों का नोटिस जरूरी क्यों है? ऐसे में यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है। इसे अलग अलग धर्मों या जातियों के लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम पूरे भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत विवाह करने की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है। यह अधिनियम बहुविवाह को मान्यता नहीं देता। इस अधिनियम के तहत विवाहों के पंजीकरण के लिए पक्षकारों को जिला के मैरिज ऑफिसर को लिखित सूचना देनी होती है। अधिनियम की धारा 5 के मुताबिक इस तरह की सूचना देने की तारीख से कम ठीक 30 दिनों पहले से दोनों या कोई एक पक्ष का जिले में रहना जरूरी होता है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले विवाह पर आपत्ति जता सकता है। अगर आपत्ति अधिनियम के धारा 4 में जिक्र कंडीशंस में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ होगी तो मैरिज ऑफिसर ऐसी शादी को मान्यता नहीं दे सकता। विशेष विवाह अधिनियम अपनी धार्मिक पहचान को छोड़े बिना या धर्म बदलने का सहारा लिए बिना अंतर धार्मिक या अंतर जातीय जोड़ों के विवाह को कानूनी बनाता है। 24 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम केस के लिए भी जाना जाता है। देश के लोकतंत्र को कायम रखने वाले इस मामले को आज 50 साल पूरे हो गए। 24 अप्रैल 1973 के दिन 13 जजों की बेंच ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस का कंक्लूजन था संसद भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत अधिग्रहण कर लिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली थी। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 एक एफ और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है या किसी भी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार
उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। ये जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है, जो कि केशवानंद भारती मामले में ऑरिजिनेट हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि मूल संरचना के हिस्से हैं। दुनिया के सैन्य खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने सैन्य खर्च पर नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दुनिया ने डिफेंस और हथियारों पर 183 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये दुनिया में मिलिट्री पर किया गया अब तक का सबसे ज्यादा खर्च है। रिपोर्ट की माने तो वैश्विक सैन्य खर्च पिछले साल की तुलना में 3.7% अधिक है। केवल यूरोप में ही एक साल में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा 2022 में यूक्रेन का सैन्य खर्च 640% बढ़ गया। इसी बीच रूस के सैन्य खर्च में 9.2% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वहीं चीन की बात करें तो वो अकेले हर साल 200 अरब डॉलर से ज्यादा सैन्य खर्च कर रहा है। 2023 के बजट में इसका रक्षा खर्च बढ़कर लगभग 225 बिलियन डॉलर हो गया है। यह 2022 के बजट से 7.2% अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक यह वृद्धि ताइवान और साउथ चाइना सी पर अमेरिका से बढ़े विवादों के चलते हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में चीन मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला दूसरा देश है, ऐसा बताया गया है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। रिपोर्ट में अमेरिका का सालाना सैन्य खर्च 842 अरब डॉलर आंका गया है। वहीं भारत ने अपने सैन्य खर्च में 2021 के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी की है। भारत 81.4 बिलियन डॉलर खर्च के साथ दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश है। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसे दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंक्स की सूची में शामिल किया जाता है। यह दुनिया भर में संघर्षों को कम करने, हथियारों को कंट्रोल करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके अलावा यह संस्था हथियारबंद संघर्षों, सैन्य खर्च और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा विश्लेषण और सुझाव भी देती है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना पंचायती राज मंत्रालय की है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को संपत्ति की ऑनरशिप मुहैया कराना है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत ढांचा संविधान में परिभाषित है। मूलभूत ढांचा न्यायपालिका द्वारा किया गया नवाचार है। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, क्या उनके जवाब है ये भी देखते हैं। पहला सवाल था, नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? सीमा विवाद समझौता, नृजातीय समझौता, महिलाओं के अधिकारों पर समझौता या फिर नदी जल विवाद समझौता? सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी नामसाई समझौता असम और अरुणाचल के सीमा विवाद से संबंधित है। अगला सवाल था, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस अनुसूची को संविधान के 7वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं। कूट के आधार पर गलत कथनों की पहचान करना था। केवल एक और तीन, केवल एक और दो, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। पहला और दूसरा कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प होगा बी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। गौरतलब है कि सूडान में एक पैरामिलिट्री फोर्स और वहां की आर्मी के बीच लड़ाई चल रही है। सूडान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, इसलिए नेवी शिप्स की मदद ली जा रही है। मिशन के तहत आईएनएस सुमेधा पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। पोर्ट सूडान सूडान की राजधानी खार्तूम से 850 किलोमीटर दूर है। सूडान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है। ये लाल सागर से सीमा साझा करता है। ये इजिप्ट और इरिट्रिया के बीच में स्थित है। सूडान अपनी सीमा लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथोपिया से साझा करता है। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश था। साल 2011 में यह देश दो भागों में बट गया, सूडान और साउथ सूडान। सूडान भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम में रेड सी के तट पाए जाते हैं। केंद्र में साहेल क्षेत्र के पठार हैं और मैदान हैं।
नील नदी को सूडान की जीवन रेखा मानते हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम व्हाइट नील और ब्लू नील के संगम पर स्थित है। नूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर पूर्व में स्थित है। सूडान के पश्चिम में स्थित दराफुरा क्षेत्र विवादों के कारण चर्चा में रहता है। अबेई क्षेत्र सूडान और साउथ सूडान की सीमा पर स्थित है। अपने ऑयल रिजर्व के चलते ये क्षेत्र दोनों ही देशों के लिए आर्थिक तौर पर बेहद अहम है। दोनों देशों में इसे लेकर विवाद रहता है। बीते दिनों तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिनों का पुष्करालू फेस्टिवल वाराणसी में शुरू हुआ। इसका आयोजन 3 मई तक होना है। काशी तमिल संगम के बाद वाराणसी में हाल के दिनों में आयोजित होने वाला यह दूसरा आयोजन है। पुष्करालू एक भारतीय त्योहार है जो नदियों की पूजा को समर्पित है। इसे तेलुगु में पुष्करालू, कन्नड़ में पुष्कर और संस्कृत में पुष्करम के नाम से जानते हैं। इस उत्सव का आयोजन 12 साल के गैप के बाद किया जा रहा है। इस साल ग्रहों के विशेष संयोग होने के चलते इसका आयोजन काशी में हो रहा है। इस उत्सव में तीर्थयात्री अपने पूर्वजों और गंगा नदी की पूजा करते हैं। इस दौरान लोग प्रार्थना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मान्यता के मुताबिक कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने भक्त पुष्कर को जल में रहने और पवित्र नदियों को शुद्ध करने की ताकत दी। फिर बृहस्पति की गुजारिश पर पुष्कर ने 12 पवित्र नदियों में से एक में रहने का फैसला किया। ये 12 पवित्र नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता। हर नदी एक राशि चिन्ह से जुड़ी होती है। हर एक साल के त्योहार के लिए नदी का निर्धारण इस बात से होता है कि उस समय बृहस्पति किस राशि में है। मतलब यह कि हर एक साल के त्योहार के लिए नदी का निर्धारण बृहस्पति की एक राशि से दूसरी राशि में यात्रा के अनुसार किया जाता है। 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। इस साल की थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। इस दिन का मकसद मलेरिया उन्मूलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना है। भारत में 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों में 85.1% की कमी दर्ज की गई है। वहीं मलेरिया के चलते होने वाली मौतों में 83.36% की कमी दर्ज की गई है। भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 लॉन्च किया है। इसके तहत 2030 तक पूरे देश से मलेरिया का उन्मूलन करना है। मलेरिया पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जो कि इंसानों में फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इंसानों में मलेरिया के 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स। इनमें से पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स ज्यादा खतरनाक है। पी फाल्सीफेरम सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में आमतौर पर पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से लाने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू करने की बात कही है। कॉलेजियम सर्वोच्च अदालत और उच्च अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण से संबंधित है। इसे पहली बार 1993 के सेकंड जजेस केस में पेश किया गया था। इस तरह यह संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित प्रणाली नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सर्वोच्च और 217 उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो अनुशंसा को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। यदि वह अस्वीकार करता है तो अनुशंसा वापस कॉलेजियम को लौट जाती है। यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा फिर से राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो कॉलेजियम प्रणाली में उच्च न्यायपालिका के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बाद में, वो भी नाम मात्र के लिए आती है। वहीं एनजेएसी संविधान के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संसद द्वारा पेश किया गया था। इसका मकसद सर्वोच्च अदालत और उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग का गठन करना था। हालांकि अक्टूबर 2015 में संवैधानिक पीठ के फैसले ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, साल 2023 में पुष्करालू त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
99वां संविधान संशोधन अधिनियम एनजेएसी से संबंधित था। मलेरिया एक बैक्टीरियल रोग है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना पंचायती राज मंत्रालय की है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को संपत्ति की ऑनरशिप मुहैया कराना है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत ढांचा संविधान में परिभाषित है। मूलभूत ढांचा न्यायपालिका द्वारा किया गया नवाचार है। उपर्युक्त में से गलत कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। प्रश्न में गलत कथन पूछा गया था, तो सही जवाब है विकल्प ए, यानी पहला कथन गलत है। मूलभूत ढांचा संविधान में परिभाषित नहीं है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जफर महल के संरक्षण का काम शुरू करने जा रही है। जफर महल दक्षिणी दिल्ली के महरौली में स्थित है। यह महल मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का समर पैलेस हुआ करता था। जफर महल मुगलों के स्थापत्य विरासत के अंतिम अवशेषों में से एक है, जो कि अवशेषों में तब्दील हो रहा है। मूल तौर पर जफर महल का निर्माण अकबर शाह द्वितीय ने साल 1820 में करवाया था। बाद में कुछ निर्माण कार्य बहादुर शाह जफर के द्वारा भी करवाया गया। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत में मुगलों के 3 बादशाह दफन हैं। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की इच्छा अपने पूर्वजों की कब्र के साथ दफन होने की थी। गौरतलब है कि 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। विद्रोह खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को रंगून यानी वर्तमान म्यांमार भेज दिया था, जहां 7 नवंबर 1862 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि एएसआई संस्कृति मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्था है। इसका काम पुरातात्विक शोध और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। इसका प्राथमिक काम देश की ऐतिहासिक इमारतों और पुरातात्विक स्थानों के अवशेषों को संरक्षण देना है। देश की सभी पुरातात्विक गतिविधियों का एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत नियमन करती है। क्वाड समूह की अगली बैठक 24 मई को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसमें यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीते साल क्वाड की बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित हुई थी। इस दौरान क्यू चैंप यानी क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज को अपनाया गया था। क्यू चैंप में 2 मेजर थीम्स मिटिगेशन और एडेप्टेशन पर फोकस किया गया है। इसके अलावा IPMDA यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल लॉन्च की गई थी। इसमें मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं समेत इलीगल फिशिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास करने की बात की गई थी। आपको बता दें कि क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुरक्षित करना है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना इसके मकसद में शामिल है। क्वाड की सबसे पहले संकल्पना साल 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दी थी। हालांकि यह अपने अस्तित्व में आया साल 2017 में। क्वाड का पहला औपचारिक सम्मेलन साल 2021 में वर्चुअली आयोजित किया गया था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश रिट को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग किसी लीज डीड को बदलने या संशोधित करने के लिए नहीं कर सकता है। दरअसल उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2011 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण को कुल भूमि के बचे भाग के लिए लीज डीड लागू करने का निर्देश दिया था। भारतीय संविधान सर्वोच्च और उच्च अदालत को अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट्स अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, मगर सर्वोच्च अदालत केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ही रिट जारी करने की ताकत रखता है, जबकि उच्च अदालतों के पास मौलिक अधिकारों या किसी अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की ताकत है। हालांकि उच्च न्यायालय यह रिट केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मौजूद किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को ही जारी कर सकता है। भारत में आमतौर पर 5 तरह के रिट इस्तेमाल होते हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेवियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्ट्योररी और अधिकार पृच्छा यानी कोवारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध रूप से बंदी बनाने के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि परमादेश अपने कर्तव्यों के पालन को करने में विफल रहने या कर्तव्य करने से इनकार करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। वहीं प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायिक अदालतों द्वारा दायरे से आगे निकलकर काम करने के विरुद्ध इस्तेमाल होता है। ऐसे ही उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय से कार्यवाही को हटाने और इसे अपने सामने लाने की उच्च न्यायालय की ताकत है, जबकि अधिकार पृच्छा रिट का इस्तेमाल किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए की जाती है। वहीं लीज डीड प्रॉपर्टी के मालिक और प्रॉपर्टी के किराएदार के बीच रेंट के आधार पर प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह एक प्रकार से रेंट एग्रीमेंट जैसा ही होता है, मगर इसे आमतौर पर लंबी अवधि यानी कम से कम 1 साल से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने नई कार्बन बाजार योजना को मंजूरी दे दी है। यह नई योजना EU ETS के भीतर उत्सर्जन को काबू में रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और ऐसा करने में विफल रहने पर दंड देने का प्रावधान करती है। इसका मकसद यूरोपीय संघ के औद्योगिक सेक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। हालांकि यह योजना केवल बिजली पैदा करने वाले उद्योगों, अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों और विमानन क्षेत्र पर ही लागू होती है। आगे चलकर इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरे ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी कवर किया जाना है। EU ETS का पूरा नाम यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है। यह एक कैप एंड ट्रेड योजना है। इसके तहत एक क्षेत्र में तय प्रदूषकों के उत्सर्जन पर एक कैप लगाया जाता है। अगर कंपनियां उस तय कैप के भीतर ही उत्सर्जन करती हैं तो वह बाकी बचे उत्सर्जन अधिकारों का व्यापार कर सकती हैं। EU ETS यूरोपीय संघ के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का करीब 45% हिस्सा कवर करता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए 2005 में लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला बड़ी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन व्यापार योजना थी। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे मास्ट्रिच संधि द्वारा गठित किया गया है। संधि 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्यूचैम्प और IPMDA पहले किस संगठन से संबंधित हैं? ब्रिक्स, G20, SCO या फिर क्वाड? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जफर महल लाल किले के प्रांगण का हिस्सा है। भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे पिछले एपिसोड में और उनके सही जवाब क्या हैं। साल 2023 में पुष्करालू त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? सही जवाब है इसका पुष्करालू त्योहार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम NJAC से संबंधित था। मलेरिया एक बैक्टीरियल रोग है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है पहला और तीसरा कथन सही है, यानी विकल्प C सही है। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है, न कि बैक्टीरिया से। विश्व बैंक द्वारा माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज टाइटल के साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में माइग्रेशन यानी प्रवासन को एक डेवलपमेंट चैलेंज बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 2.3% आबादी अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रह रही है। इनमें भी लगभग आधी आबादी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रहती है। दुनिया में बदल रही जनआंकिकी और जलवायु परिवर्तन के चलते प्रवासन आने वाले वक्त की हकीकत है। ऐसे में सभी देशों को इसके लिए एकजुट होना होगा। अगर प्रवासन को सही ढंग से मैनेज कर लिया गया तो दुनिया की समृद्धि में इसकी अहम भूमिका साबित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वर्कर्स विदेशों में जाकर अपनी आय में 120% का इजाफा करते हैं, जबकि आंतरिक प्रवासन के दौरान 40% का ही इजाफा होता है। कम स्किल्स वाले वर्कर्स जब किसी लो इनकम कंट्री से दूसरे देश में प्रवास करने जाते हैं तो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। रिपोर्ट में एक और अहम बात कही गई है कि जब टैलेंटेड भारतीय विदेशों में प्रवास करते हैं तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस ब्रेन ड्रेन ने भारत के IT सेक्टर को खूब लाभ पहुंचाया है। रिपोर्ट में माइग्रेशन से होने वाले लाभों में रेमिटेंस को भी गिनाया गया है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है। रेमिटेंस से मतलब प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन से है। भारत के रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से हासिल होता है।
विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रवासियों की 50% आबादी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में निवास करती है। आपको बता दें कि विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स शामिल हैं। IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस नीति के जरिए अगले 5 सालों में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को मौजूदा $11 अरब से बढ़ाकर $50 अरब करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पहुंच, गुणवत्ता और नवाचार के व्यवस्थित विकास की सुविधा भी मुहैया कराएगी ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मंसूबे को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, इस नीति के मामले में केंद्र सरकार का नजरिया रोगी केंद्रित होने के साथ साथ विकास पथ को गति देना भी है और अगले 25 सालों में दुनिया के बाजार में करीब 10 से 12% की हिस्सेदारी हासिल करना है। वर्तमान में वैश्विक मेडिकल डिवाइस बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5% होने का अनुमान है। राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति 2023 के तहत मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के 6 बड़े एरिया को रणनीतिक और नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इन 6 बड़े एरियाज में नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाना, निवेश और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना शामिल है। अभी स्थिति यह है कि भारत में मेडिकल डिवाइस की जरूरतों का 80% आयात के जरिए पूरा होता है। भारत दुनिया के 20 बड़े मेडिकल डिवाइसेस बाजारों में से एक है, जबकि एशिया में इसकी स्थिति जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे सबसे बड़े बाजार की है। भारत में मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र का आकार बाकी विनिर्माण उद्योग की तुलना में बहुत छोटा है। यहाँ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का मूल्य 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो कि 96.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय स्वास्थ्य उद्योग का लगभग 4 से 5% है। मेडिकल डिवाइसेस वे डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, साथ ही बीमारी का उपचार और रोकथाम भी किया जाता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 मीट का उद्घाटन किया। इस मीट में दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और पश्चिम एशिया, सार्क, आसियान तथा अफ्रीकी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न केवल देश के नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ता बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके अलावा भारत वन अर्थ वन हेल्थ विजन के तहत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में असमानता को कम करने की कोशिश भी कर रहा है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 2 दिवसीय आयोजन था। इसका मकसद स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी को विकसित करना है। इस प्रोग्राम में मुख्यतः रोगी और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की मोबिलिटी पर ध्यान टिकाना है, ताकि दूसरे देशों में रोगियों को वहन करने की क्षमता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। साथ ही इसके जरिए भारत को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसमें विदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों सहित दूसरे स्वास्थ्य जानकार विदेशी प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 4 मई को चुनौती याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप है कि केंद्रीय एजेंसी ED यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच करने की आड़ में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ टॉर्चर, गाली-गलौज और मारपीट कर रही है। संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च अदालत को मूल अधिकारिता देता है। मतलब ये कि संविधान का यह अनुच्छेद किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च अदालत में जाने का अधिकार देता है। वहीं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने से जुड़े प्रावधान के लिए लाया गया है। यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों,
वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों को अपने सभी ग्राहकों की पहचान करने और सभी लेन देन के रिकॉर्ड को वेरीफाई और रख रखाव करने की जिम्मेदारी सौंपता है। ऐसे सभी लेन देन की जानकारी भारत के वित्तीय खुफिया इकाई को मुहैया कराने का प्रावधान करता है। जब कोई वित्तीय कंपनी या उसका कोई अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर पाता, तब यह अधिनियम वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक को ऐसी स्थिति में बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान या बिचौलिए पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी देता है। ईडी आमतौर पर पीएमएलए के तहत आए मामले की जांच करता है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है। यह अवैध स्रोत से इकट्ठा किए गए धन को वैध करने की प्रक्रिया है। अवैध स्रोतों में ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का व्यापार, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे गैरकानूनी हरकतें शामिल हैं। इंटरपोल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाने या छिपाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास या गतिविधि है ताकि वे आय वैध स्रोतों से हासिल लगे। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र या फिर यूएनडीपी? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च अदालत के मूल अधिकारिता से संबंधित है। विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे आपसे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, क्यू चैम्प और IPMDA पहले किस संगठन से संबंधित हैं? ब्रिक्स, G20, SCO या फिर क्वाड? और सही जवाब है इसका विकल्प डी यानी क्वाड। क्यूचैम्प और IPMDA पहले क्वाड से संबंधित है। अगला सवाल पूछा था मैंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जफर महल लाल किले के प्रांगण का हिस्सा है। भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। सही कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत हैं। जफर महल दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में है, जबकि सर्वोच्च और उच्च अदालत दोनों को ही क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। यूएसए की नेवी ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आरोप लगाया है। यूएसए नेवी के मुताबिक मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर को गल्फ ऑफ ओमान में सीज कर लिया गया है। ऑयल टैंकर कुवैत से यूएसए के टेक्सास स्टेट में स्थित ह्यूस्टन शहर जा रहा था। वहीं ईरान की मीडिया दावा कर रही है कि ऑयल टैंकर ईरान की एक बोट से टकरा गया था। इसने कई लोगों को जख्मी भी किया है। इस घटना को यूएसए, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन द्वारा उठाए गए कदमों से जोड़ के देखा जा रहा है। कुछ समय पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर कड़े प्रतिबंध किए गए थे। गल्फ ऑफ ओमान को सी ऑफ ओमान या गल्फ ऑफ मकरान भी कहते हैं। यह हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी तरफ है। हरमुज जल संधि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। गल्फ ऑफ ओमान से सीमा साझा करने वाले देशों में ईरान, ओमान, यूएई और पाकिस्तान शामिल हैं। ओमान की राजधानी मस्कट गल्फ ऑफ ओमान के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि मार्शल आइलैंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में स्थित द्वीपीय समूह है। यह फिलीपींस और हवाई आइलैंड के बीच में स्थित है। यहाँ पर आइलैंड्स की 2 समानांतर चेन मौजूद हैं, जिन्हें रटक और रेलिक कहते हैं। रटक का मतलब है सनराइज और रेलिक का मतलब होता है सनसेट। मार्शल आइलैंड्स माइक्रोनेशिया समूह के सबसे पूर्व में स्थित आइलैंड है। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल के एक नए रिसर्च ने दावा किया है कि गंभीर और लंबे सूखे की एक कड़ी के चलते सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीन बड़ी सभ्यताओं में से एक रही है। यह भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई। यह वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह अपने समकालीन सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं से भी ज्यादा विकसित थी। इस सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। यह अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए आज भी जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। इसके नगरों के अपने अपने दुर्ग होते थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे। ऐसा अनुमान है कि इसमें ऊंचे क्लास के लोग रहते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से बने नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग रहते थे। समकालीन मिस्र में मकानों को बनाने के लिए जहां शुष्क ईंटों का इस्तेमाल होता था, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता की एक और अनोखी विशेषता थी, इसकी सड़कें ग्रिड प्रणाली के तहत विकसित थीं। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण इस सभ्यता के नगरों में आमतौर पर पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत बेहतरीन थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर खुद का स्नानघर और आंगन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि उनमें से किसी भी मत पर जानकारों की आम सहमति नहीं बन सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। इनका कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, पिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, मगर कई शोधों के आधार पर अब इस मत को खारिज किया जा चुका है। इसके अलावा जानकार जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकीय असंतुलन और प्रशासनिक कमजोरी आदि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नेचर पोर्टफोलियो का अपना एक एक्सेस जर्नल है। यह पृथ्वी, पर्यावरण और ग्रह विज्ञान में शोध, समीक्षा और टिप्पणी प्रकाशित करता है। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना यह कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने अपना चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है 22 अप्रैल से शाम 6 बजे। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। आप चाहें तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं और इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको ये बैच 18,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ें। तमिलनाडु की मनमदुरई पोर्ट्री को GI टैग से नवाजा गया है। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में स्थित मनमदुरई अपनी पोर्ट्री निर्माण कला के लिए जाना जाता है। इस कला ने तमिलनाडु के इस गांव को वैश्विक पहचान दिलाई है। इन पॉट्स को बनाने के लिए मुख्य तौर पर पानी और मिट्टी का इस्तेमाल होता है। वैगई नदी इस पॉटरी के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी को समृद्ध करती है। पॉटरी में तली को पूरी तरह से गोल बनाया जाता है। पूरे पॉट में अनुपात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। मिट्टी का सही अनुपात में प्रयोग और हीटिंग इन पॉट्स को बहुत मजबूत बनाती है। इनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और हवा का प्रयोग किया जाता है। वैगई नदी पश्चिमी घाट में स्थित वरुसनाड हिल्स से निकलती है। 258 किलोमीटर लंबी ये नदी पाक स्ट्रेट में जाकर गिरती है। मदुरई इसके किनारे बसा हुआ शहर है। वैगई नदी को कीर्तमाला के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये मदुरई शहर में एक माला के आकार में बहती है। मान्यता है कि देवी मीनाक्षी जो कि मदुरई पर शासन करती हैं, ये नदी उनके लिए एक माला की तरह है। इस नदी का जिक्र संगम साहित्य में भी मिलता है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। शिकायत में जयराम रमेश पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लगातार व जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां की और उनकी निष्पक्षता पर भी संदेह जताया। राज्यसभा के सभापति ने इस शिकायत को राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति को भेजा है और कमेटी को मामले की आगे जांच करने के लिए कहा है। विशेषाधिकार हनन सांसदों या संसद के किसी भी विशेषाधिकार का दुरुपयोग है। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों, अधिकारों और छूटों का अपमान करता है या उन पर हमला करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। विशेषाधिकार हनन के लिए सदन द्वारा सजा भी दी जा सकती है। यह संसदीय कानूनों के तहत दंडनीय है। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला अध्यक्ष द्वारा देखते हैं, जबकि राज्यसभा में यह सभापति द्वारा देखा जाता है। विशेषाधिकार हनन 2 तरह के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। आमतौर पर व्यक्तिगत वाले को विशेषाधिकार हनन कहते हैं, जबकि सामूहिक वाले को सदन की अवमानना कहते हैं। सदन की अवमानना में सदन के भीतर सरकार के मंत्री द्वारा कोई गलत जानकारी दे देना, कोई दस्तावेज संसद में रखे जाने से पहले ही प्रेस में प्रकाशित हो जाना और सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद से बाहर नीतिगत या निर्णयात्मक घोषणा करना आदि को शामिल करते हैं। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। अगर सदस्य को लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह सदस्य सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करता है। इस संबंध में अध्यक्ष या सभापति को लगता है कि प्रस्ताव तर्कसंगत है तो वह उसे सदन के विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजता है। विशेषाधिकार समिति सदन की स्थायी समिति होती है। इसका काम अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करता है और हो सकने वाली कार्यवाही की सिफारिश करता है। लोकसभा के इस समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा के इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। आइए अब देखें बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बन रहे हैं।
वैगई किस राज्य की प्रमुख नदी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्मुज जल संधि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। मार्शल आइलैंड हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र या फिर UNDP? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च अदालत के मूल अधिकारिता से संबंधित है। विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च अदालत के मूल अधिकारिता से संबंधित है। वहीं विश्व बैंक समूह में भी कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइए, वहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।